प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्पेशली केवल बात करने वाले हैं त्रुटियों के बारे में। देखिए, यह सेशन, यह टॉपिक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फिजिक्स है, जो हमारा भौतिक विज्ञान है, उसे प्रयोगों का विज्ञान कहा जाता है। और एक बात तय है कि यदि कोई भी प्रयोग किए जाएंगे, उसके प्रेक्षण लिए जाएंगे, तो उस प्रेक्षण लेने में कुछ न कुछ हमारी असावधानी के कारण या विभिन्न कारणों के कारण कुछ न कुछ त्रुटि या कुछ न कुछ गलतियां हमसे जरूर होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली त्रुटियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में प्रत्येक टॉपिक आपको विद कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो देखिए, त्रुटि होती क्या है कि जैसे जो आपका प्रायोगिक मान है, जो आपका प्रेक्षणात्मक मान है और जो वास्तविक मान है, एक जैसे कोई भी अगर किसी को भी दे दिया गया कि भाई एक तुम प्रेक्षण करो जिसमें मान कितना आना चाहिए 10, अब वह या मान लेते हैं किसी भी बच्चे को एक लंबाई मापने के लिए दे दी गई और इसकी एक्चुअल में जो लंबाई है वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। वह कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन वह बच्चा पता ना कहां से, पता ना किस प्रकार की गलती कर रहा है कि वह 10 मीटर इसको नहीं माप पा रहा है, 10 सेंटीमीटर इसको नहीं माप पा रहा है, बल्कि कितना माप रहा है, 9.9 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो 10 है यह इसका वास्तविक मान है। 10 क्या है, वास्तविक मान है। और ये जो 9.9 माप रहा है, ये जो 9.9 जो बच्चा माप रहा है, वह माप इसका क्या है, प्रेक्षक मान है, प्रेक्षित मान है। तो यानी कि प्रेक्षित मान और वास्तविक मान, वास्तविक मान यानी कि जो उसका एक्चुअल में मान हो, जो उसके मान को दिया गया हो, वह उसका क्या कहलाएगा, वास्तविक मान कहलाएगा। और उस प्रेक्षक द्वारा, उस बच्चे द्वारा जितना माप लिया जा रहा है, उस माप को हम कहेंगे प्रेक्षक मान। तो अब देखिए, त्रुटि को स्पष्ट करेंगे। ये आपका क्या है, वास्तविक मान है और ये आपका क्या है, प्रेक्षक मान है। तो अगर हम 10 में से 9.9 को घटा देते हैं तो कितना आ रहा है, 0.1। यानी कि ये बच्चा, जिस बच्चे को मापने के लिए दिया गया है, जो प्रेक्षक है, वह कितने की गलती कर रहा है, 0.1 की। यानी कि उसको मापना 10 है और वह माप कितना रहा है, 9.9। यानी वह गलती कहां कर रहा है, कितना गलती कर रहा है, 0.1 की। तो ये जो 0.1 है वह उसका क्या है, त्रुटि है। तो त्रुटि क्या चीज है, वास्तविक मान और प्रेक्षक मान। वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में अंतर, यानी इन दोनों मान का घटाना, यानी अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, ऋण। तो इन दोनों का अंतर किसका, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर ही क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है। परिभाषा पढ़िए कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान में अंतर क्या कहलाता है, आपका त्रुटि कहलाता है। अब ये देखिए है त्रुटि विश्लेषण। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि त्रुटियों के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, त्रुटि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है आपका क्रमबद्ध त्रुटि, फिर यादृच्छिक त्रुटि, फिर क्या है, सकल त्रुटि। तो देखिए, क्रमबद्ध त्रुटि जो है, बारी बारी से हम तीनों त्रुटियों को एक्सप्लेन करते हैं एकदम मस्त एग्जांपल के साथ। तो यहां से देखिए, सबसे पहला जो है हमारा क्या है, क्रमबद्ध त्रुटि है। तो क्रमबद्ध त्रुटि जो है, सबसे मुख्य कारण इसमें जो है, सबसे इसमें मजे की बात जो है, इसमें हमें कारण ज्ञात होता है। जो क्रमबद्ध त्रुटि रहती है, इसमें कारण जो मतलब गलती का जो कारण है, वह हमें क्या होता है, कारण ज्ञात होता है। तो सबसे पहले नोट पॉइंट में आप इस बात को लिखेंगे कि नोट पॉइंट डाल करके लिखेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटि में त्रुटि का कारण ज्ञात होता है। तो यानी कि क्रमबद्ध त्रुटि जो है कि कहां से गलती हो रही है, कहां से यह बच्चा 10 के जगह 9.9 माप रहा है, उसके गलती को जो पता है, उसका कारण क्या है हमें पता है, तो वह क्या कहलाती है, क्रमबद्ध त्रुटि। तो क्रमबद्ध त्रुटि में गलती का यानी त्रुटि का कारण हमें क्या होता है, ज्ञात होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला नंबर है उपकरणीय त्रुटि। सबसे पहला नंबर क्या है, उपकरणीय त्रुटि। इसे यंत्रगत त्रुटि भी कहते हैं। तो उपकरणीय त्रुटि क्या है, देखिए एक एग्जांपल के सहायता से इसको समझते हैं। जैसे इस बच्चे को मापने के लिए दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर। इस बच्चे को तो पता नहीं था, लेकिन जो स्केल इसको दिया गया मापने के लिए,
इसको जो स्केल मापने को दिया गया वह बहुत पुराना था, और पुराना होने के कारण इसका जो छोटा, जैसे यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, इस प्रकार से आपका स्केल होता है। स्केल तो आपने देखा ही है। अब देखिए एक स्केल में यहाँ पे छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? एक खाने में, ये 0 से 1 के बीच में छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। अगर आपने स्केल में अभी तक नहीं देखा है, हालांकि देखा तो होगा ही, आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख करके गिन करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर एक खाने में कितने छोटे खाने होते हैं? 10 खाने होते हैं। तो एक छोटे खाने में 10 खाने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर कहते हैं। सॉरी, एक से ये आपका सेंटीमीटर है और इसको हाँ मिलीमीटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। एक छोटे खाने को हम क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो इस बच्चे को, जो इस प्रेक्षक को मापने के लिए स्केल दिया गया, उस स्केल, वह स्केल क्या था? पुराना था, और अत्यधिक पुराना होने के कारण यह स्केल क्या किया है? स्टार्टिंग से एक छोटा खाना उसका घिस चुका है। एक छोटा खाना उसका क्या हुआ है? घिस चुका है। इसलिए इसका, यह जब भी मापेगा, इस स्केल से जब भी मापेगा, 0.1 इसका मान अधिक आएगा। कैसे? अगर मान लेते हैं जैसे आपको ये स्केल दिया गया है, जिसमें से एक खाना, इसका एक छोटा खाना घिस गया है, यानी इसमें टोटल 9 ही खाने हैं। ये यहां 1 है, यहां 2 है। तो अगर इस बिंदु को मापना हुआ, यहां पे रखा कोई बिंदु अगर मापना हुआ, तो यहां पे देखिए जैसे ये स्केल रखेगा शुरुआत में, तो एक खाना तो इसका घिस चुका है। तो अगर इसको 2 सेंटीमीटर अगर कहीं पे मापना हुआ, 2 सेंटीमीटर मापना हुआ, तो एक खाना घिस जाने के कारण वह एक खाना इधर बढ़ जाएगा। यानी यह कितना मापेगा? 2.1 मापेगा। यानी कि यह किसमें त्रुटि है? उपकरण में त्रुटि है। जो कि हमें पता है कि हमारा स्केल क्या है? 1 इंच घिस गया है। तो जिसका कारण हमें पता हो तो उसका निवारण भी हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब निवारण इसका कैसे करेंगे कि जैसे हमें पता है कि इसका एक खाना घिस चुका है, तो जब कभी भी हम इस स्केल से मापेंगे तो इसका एक खाना, जैसे 2.1 आ रहा है, तो इसको हम 2 ही मानेंगे, यानी 1 घटा करके ही इसका मापन हम करेंगे। तो ये हमारा रहा उपकरणीय त्रुटि। फिर से एक बार कि यह हमारे उपकरण में खराबी होने के कारण, उपकरण में अंतर होने के कारण, उपकरण में खराबी होने के कारण जो हमारे मान में, जो हमारे मापन में जो त्रुटि आती है, उसे हम कहते हैं उपकरणीय त्रुटि। उसे क्या कहते हैं? उपकरणीय त्रुटि। और इसका कारण हमें पता होता है, इसलिए इसका निवारण भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रही आपकी उपकरणीय त्रुटि। अब अगला है आपका वातावरणीय त्रुटि। क्या है? अगला है आपका वातावरणीय त्रुटि। इसको हम कहते हैं कार्यविधि अपूर्णता। कार्यविधि अपूर्णता के भी नाम से जानते हैं। और वातावरणीय त्रुटि क्या है? जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आप किसी भी तल के घर्षण का अगर मापन कर रहे हैं, जैसे अगर एक बॉल को आप छोड़ते हैं, तो एक बॉल को अगर समतल पर छोड़ेंगे आप, तो वह ज्यादा दूर तक चला जाएगा, और अगर वही कहीं गर्मी में अगर छोड़ते हैं तो वह कम दूर तक जाएगा। और उसी को अगर बरसात में आप किसी बॉल को यहां से फेंकते हैं तो वह ज्यादा दूरी तक जाएगा, क्योंकि जो बरसात का समय होता है, बरसात का जो समय होता है, वह पानी गिरने के कारण ये जो तल होता है वह चिकना हो जाता है। और तल के चिकना होने के कारण, यह चिकना होने के कारण जब कभी भी हम किसी बाल को आगे की ओर फेंकते हैं तो वह बाल चिकनाहट के कारण ज्यादा दूर तक गति करती है। लेकिन यही तल अगर चिकना न हो, यही तल अगर थोड़ा सा खुरदुरा हो, तो वह बाल ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। यानी कि यह वातावरणीय त्रुटि, वातावरण के वजह से जो त्रुटि है। अगर घर्षण का मापन आप गर्मी में कर रहे हैं तो उसी घर्षण का मापन कुछ और आएगा, अगर बरसात में कर रहे हैं तो उसका मापन कुछ और आएगा। और ये तो कारण हमें पता है ना कि वातावरण के कारण, बरसात के कारण इसका घर्षण ज्यादा आ रहा है, गर्मी के कारण इसका घर्षण कम आ रहा है। यानी वातावरण के कारण जो त्रुटि होती है उसे हम कहते हैं वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। वातावरण यानी कि हमारा वातावरण केवल आपका ठंडी गर्मी बरसात यही नहीं हो जाएगा, ताप दाब सब कुछ है वातावरण के अंदर, ताप दाब सब कुछ आएगा। तो ताप दाब और वातावरण के कारण जो कोई भी त्रुटि हमारे साथ होती है उसे हम वातावरणीय त्रुटि कहते हैं। और इस त्रुटि का भी कारण हमें ज्ञात होता है, क्योंकि अगर कहीं पे दाब ज्यादा है तो हमें यह पता है ना कि हाँ दाब ज्यादा है, तो इसलिए उसके मान में परिवर्तन हो रहा है, तो उस दाब को कम करके इसके त्रुटि का निवारण हम कर सकते हैं। अगला आपका है प्रेक्षणात्मक त्रुटि।
देखिए प्रेक्षणात्मक त्रुटि क्या है कि जैसे अगर आपको कोई लंबाई सपोज दैट कि अगर आपको कोई लंबाई मापने के लिए दे दी गई, जैसे मान लेते हैं कि ये आपको लंबाई मापने के लिए दी गई। अब इस लंबाई में आपको यहां से 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और यहां आपका कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा देखने का नजरिया चेंज होगा। अगर प्रेक्षक का मतलब होता है देखना, प्रेक्षण का मतलब उसको देख करके पता करना। तो अगर कोई भी आप 3 सेंटीमीटर की दूरी तक मापे हैं तो इसको देखने के तरीका पर कैसे निर्भर करता है कि जैसे अगर आप यहां से देख रहे हैं, अगर आपकी आंखें यहां पर हैं, यहां से देख रहे हैं, यानी कि जहां पे 3 सेंटीमीटर है ठीक उसी के सामने से अगर देख रहे हैं तो आपको यह दूरी एग्जैक्टली मिलेगी। फिर से एक बार कि अगर आपको 3 सेंटीमीटर की दूरी मापनी है तो आप स्केल के सामने खड़े होकर के जस्ट इसके अगर सीधाई में देखते हैं, ऊपर से जस्ट सामने देखते हैं, यानी कि यहां से जस्ट 3 सेंटीमीटर पे देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली यह बिंदु कहां पे देखने को मिलेगा, यह बिंदु कहां पे देखने को मिलेगा 3 सेंटीमीटर पर। लेकिन अगर आप यहां के बजाय अगर आप यहां से देख रहे हैं तो ये आपको कहां दिखेगा, यहां पर दिखेगा। यानी कि हो सकता है कि ये बिंदु जो है आपको 3.1 पर दिखे। कितने पे दिखे 3.1 पर। अगर उसी प्रेक्षण को आप अगर यहां से देखते हैं तो हो सकता है यहां से देखने पर आपको इसके 1 पॉइंट पीछे यानी 2.9 पर ही दिखे। तो यानी कि यहां से आपका जो था प्रेक्षणात्मक त्रुटि यानी देखने के हिसाब से जो त्रुटि होती है, तो अगर किसी भी पैमाने को आप मेजर कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट को अगर आप मेजर कर रहे हैं तो देखने के तरीके पर निर्भर करता है। तो आप इस प्रकार की त्रुटि का यानी देखने का तरीका आपका सही होना चाहिए। यानी कारण आपको पता है ना कि देखने का तरीका हमें कैसा है, हमें कैसे देखना है। ये तो आपको पता है कि हम कोई भी प्रयोग जब कर रहे हैं तो उस प्रयोग को कैसे किया जाए, उसके प्रेक्षण को कैसे लिया जाए, ये तो हमें पता होता है। तो इसका कारण हमें पता होता है। दूसरा चीज कि इसका कारण अगर पता होगा तो हमें अगर पता होगा कि हमें प्रेक्षण किस प्रकार से लेना है, अगर हमें पता होगा कि प्रेक्षण हमें ठीक ऊपर से ही देखना है तो हम यहां पे ठीक ऊपर आएंगे और इसके एग्जैक्टली मान को देखेंगे जो कि कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर उसी को हमें अगर देखने का तरीका नहीं पता है तो हम यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी अलग अलग जगह से देखेंगे तो मान भी क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो इस प्रकार की त्रुटि को प्रेक्षक के द्वारा देखने में जो त्रुटि होती है, प्रेक्षक के द्वारा जो देखने में त्रुटि की गई होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेक्षणात्मक त्रुटि कहते हैं। तो ये आपका हुई तीनों क्रमबद्ध त्रुटियां हो गई। देखिए जो कुछ भी बताया जाता है आप पेन और कॉपी लेकर के हमेशा बैठेंगे और जो भी परिभाषाएं आपको बताई जाती हैं वीडियो को रोक रोक करके आप अपने नोट्स कॉपी में परिभाषाओं को लिखते जाएंगे, क्योंकि अगर आप अभी परिभाषा नहीं लिखेंगे तो बाद में जितना भी आप पढ़ रहे हैं सारा कुछ क्या होगा, दिमाग से डिलीट होता जाएगा। अब देखिए अगला हमारा है यादृच्छिक त्रुटि। सबसे बड़ा इसमें दिक्कत क्या होता है कि इसमें कारण हमको पता नहीं होता है। देखिए पढ़िए कि इन्हें आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं क्योंकि इसमें ये अज्ञात कारणों से उत्पन्न होती है। देखिए क्या है कि जैसे अगर आप वेट मशीन पर अपना वेट करने जा रहे हैं, अपना वजन करने जा रहे हैं उस पर, तो आपके साथ क्या हो सकता है कि आपने गलती से अपने पॉकेट में मोबाइल फोन रखा हो, गलती से आप कहीं पे बात कर रहे हो, गलती से आपके जेब में कुछ सामान रखा हो और आप गए और वेट मशीन पर चढ़ गए, तो वहां से जो फोन का वजन है वह क्या होगा, उतना अधिक बताएगा। मान लेते हैं कि आप 60 किलो के हैं और आपका 60 किलो का मतलब ठीक ठाक शरीर के हैं और 60 किलो आपका वजन कितना है, 60 किलो और मोबाइल का वजन कितना है, 20 ग्राम का अगर मोबाइल है तो यहाँ पे आपका वजन कितना आएगा, 60.20 ग्राम, जो कि आपका एक्चुअल वजन नहीं है। आपके साथ मोबाइल भी है लेकिन गलती से आ गई है मोबाइल, आपको यह पता नहीं है कि हाँ हमारे पॉकेट में मोबाइल भी है। तो ये अज्ञात कारणों से होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आकस्मिक त्रुटि कहते हैं। तो यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि को हम आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं और यह त्रुटि किसी भी अज्ञात कारणों से प्रेक्षक की लापरवाही द्वारा होती है। तो ये आपकी हुई यादृच्छिक त्रुटि। अब अगली है लास्ट तीसरा नंबर, सकल त्रुटि। सकल त्रुटि क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो शिक्षक है, आपके स्कूल के जो शिक्षक हैं, उन्होंने लास्ट पीरियड में आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल है,
लास्ट पीरियड में कोई भी प्रयोग करा रहे हैं और बीच में क्या होती है, बेल बज जाती है, आपके स्कूल की घंटी बज जाती है, तो विद्यार्थी जीवन में ये तो होता ही है कि अगर कितना भी आप मतलब इंटरेस्टिंग क्लास अगर ज्वाइन किए हैं, अगर स्कूल का घंटी बज गई, बेल बज गई, तो घर का प्यार इतना तेजी से उमड़ आता है कि हम कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना बैग बोरिया बिस्तर सब बांधते हैं और जल्दी जल्दी घर के तरफ भाग करके चले आते हैं। तो मान लेते हैं कि लास्ट पीरियड में आपका फिजिक्स का कोई परीक्षण चल रहा है, वहां पे कोई आपका जो टीचर है वह कोई प्रयोग करा रहा है और बीच में क्या हो जाती है, घंटी बज जाती है और वह कहता है कि बेटा जो परीक्षण है उस परीक्षण को लिख लो 10.9 और आपने गलती से उसको सुना 11.9 और आपने लिख कितना लिया 11.9। और एक अच्छी बात इसमें भी है कि इसका भी कारण क्या होता है, ज्ञात होता है कि हमारे लापरवाही के कारण इसमें क्या आ रही है, त्रुटि आ रही है। अब आपने लिख लिया 11.9, सुबह फिर गए उस प्रेक्षण को मिला रहे हैं तो यहां पे प्रेक्षण आपका गलत आ रहा है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम कहते हैं सकल त्रुटि। परिभाषा पढ़िए कि प्रेक्षक की लापरवाही के कारण, यह त्रुटि प्रेक्षक की लापरवाही, मतलब आप जो प्रेक्षण कर रहे हैं आपके लापरवाही के कारण जो त्रुटि होगी उसे हम सकल त्रुटि कहते हैं। इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है, प्रेक्षक द्वारा यंत्र को पढ़ने में जल्दी से घंटी लग गई, आपने फट से देखा, कहीं भी बस रखा स्केल और इस दूरी को मापना है, इस पे रखा फट से स्केल और देखा कि हाँ ये इतना है और एक्चुअल में आप देख भी नहीं पाए, यहां से देख लिए या यहां से देख लिए, आपको 3.1 लगा, 3 के जगह पे आप फट से लिखे कितना कॉपी में 3.1, बंद की कॉपी चल दिए। तो प्रेक्षक द्वारा यंत्र को पढ़ने में, गणना करने में, कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लेते हैं कैलकुलेशन कर रहे हैं 6.3, 5.7, इन दोनों को जोड़ रहे हैं अगर, तो गलती से आपने इसको कितना जोड़ दिया, 7 3 10 की 0 और 6 5 कितना, 6 5 आपने जोड़ दिया 11 और हासिल को आपने छोड़ दिया, तो यहां पर भी आपने गलती कर दी। तो यह गणना करने में और उसको लिखने में हो सकता है कि आपका वेल बच गया और प्रेक्षक ने टीचर ने बताया कि बेटा लिख लो 10.9, आपने किसी और विद्यार्थी को बोला कि लिख लो भैया 10.9 और उसने सुन लिया 11.9 और लिख दिया 11.9। तो इस प्रकार की भी त्रुटि हो सकती है। तो लिखने में असावधानी के कारण यह त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ये त्रुटियों का तीनों पार्ट हमने पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं त्रुटियों का निरूपण, तो त्रुटियों को निरूपित कैसे किया जाता है। तो देखिए त्रुटियों के निरूपण में सबसे पहले इसको हम प्रैक्टिकली समझते जाएंगे और देखिए यहाँ पे दो भाग में इसको हमने बनाया है। एक भाग में हम त्रुटियों को लॉजिकली समझेंगे और दूसरी तरफ हम यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल के सहायता से त्रुटियों को प्रेक्षणात्मक समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात आती है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं वास्तविक मान को। क्या समझते हैं? वास्तविक मान। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वास्तविक मान है, इसका जो कुछ भी वास्तविक मान है, यानी कि कोई अगर आपको लंबाई दी जाती है मापने के लिए और उसमें यह बताया जाता है कि आपको, जैसे कई एग्जांपल हम लेते आ रहे हैं और आपको बताया जाता है कि कितना मापना है, 10 मापना है, लेकिन किसी भी गलती के कारण आपका ये जो माप है वह 10 नहीं आ पा रहा है, तो ये जो 10 है, जो मान आपको मापने के लिए दिया गया है, वह क्या कहलाएगा? वास्तविक मान। तो यहां पे वास्तविक मान क्या है? ए है। और जो यहां पे प्रेक्षणात्मक मान है, प्रेक्षित मान, तो प्रेक्षित मान क्या है? यहां A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, यानी कि 4 बार उस चीज को मापा गया है। जो आपको मापना है वह क्या है? ए है। जो चीज आपको मापना है वह उसका क्या कहलाएगा? वास्तविक मान। और जो आप माप रहे हैं, माप करके जो मान ला रहे हैं वह क्या कहलाएगा? प्रेक्षित मान। तो यहां प्रेक्षित मान आपका कितना है? A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। 4 प्रेक्षित मान आपने दिया और चारों मान आपका क्या है? भिन्न भिन्न है। अब यहां पे बात किसकी हो रही है? निरपेक्ष त्रुटि की। अगर कि कोई भी त्रुटि आपकी ए है, किसी भी राशि को अगर आप ए से माप रहे हैं, तो जो आपकी निरपेक्ष त्रुटि है उसे डेल्टा ए से प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए यहां पे निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकाली जाती है, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बराबर क्या होगा? डेल्टा ए बराबर आपका होगा कि आपका वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर होती है निरपेक्ष त्रुटि बराबर आपका होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित
मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। पहले आपको यहां पर क्या ज्ञात करना होगा, निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो प्रेक्षित मान तो आपको पता है, प्रेक्षित मान तो आपको पता है, आपको क्या ज्ञात करना है, वास्तविक मान। आपको क्या ज्ञात करना है, वास्तविक मान। अगर किसी भी प्रकार से अगर आप वास्तविक मान यानी कि A1 का मान, सॉरी वास्तविक मान यानी A का मान अगर आप ज्ञात कर लेते हैं, वास्तविक मान अगर आप ज्ञात कर लेते हैं, तो प्रेक्षित मान आपके पास ये दिया ही है, आपको वास्तविक मान ज्ञात हो गया, तो निरपेक्ष त्रुटि आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक मान को ज्ञात करने के लिए जो मान दिया होगा, यानी हमें A का क्या निकालना पड़ेगा, A का हमें निकालना पड़ेगा माध्य, A का माध्य या औसत। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, A का माध्य या हमें क्या निकालना होगा, औसत। अब A का माध्य हम कैसे निकालेंगे, जो प्रेक्षण लिए हैं, A का मतलब यहां पे प्रेक्षण का, प्रेक्षक का माध्य है, तो जो हम प्रेक्षण यहां पे लिए गए हैं इसका माध्य या औसत, किसी भी संख्या का अगर आपको औसत निकालना हो तो सारी संख्याओं को जोड़कर, यानी कि आपको अगर A का प्रेक्षक, आपको A का माध्य निकालना है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस का A4, प्लस का कितना A4, इन चारों को जोड़कर जितनी संख्याएं आप जोड़ रहे हैं 1 2 3 4 उतने का ही क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो इसको चारों को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 1.1 यानी 3 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 की 0 हासिल 1 और 1 1 2 3 4 और हासिल 1 था 5, 5.0 यानी कितना आ रहा है आपका 5/4 आ रहा है। और 5/4 को अगर हम भाग करेंगे तो 4 1 कम 4, 1 बचा तो 2 बार में चला जाएगा और फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे 20, तो 1.25 आ रहा है। यानी A का मान, A बराबर आपका वास्तविक मान कितना आ रहा है, 1.25। वास्तविक मान कितना आया, 1.25। हमें देखिए यहां पे वास्तविक मान कितना प्राप्त हुआ, 1.25। अब आपको यहां पे निरपेक्ष त्रुटि, आपको इन सारे चारों की निरपेक्ष त्रुटियां आपको बारी बारी से ज्ञात करनी है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा इसका मान मॉड में होता है, यानी कि हमेशा बड़े में से ही छोटे को घटाया जाता है। अगर माइनस की संख्या आएगी तो भी किस में माना जाएगा, प्लस में माना जाएगा। तो यहां पे ये मॉड में रहता है। अब दूसरी चीज की यहां पे हमें इन चारों प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियां निकालनी है। तो अगर हमें निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं, तो A1 की अगर निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है तो डेल्टा A1 हो जाएगा और डेल्टा A1 बराबर कितना हो जाएगा, A माइनस A1, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो A1 का प्रेक्षित मान A1 दिया गया है और A वास्तविक मान कितना आया है, 1.25। तो यहां से डेल्टा A1 बराबर कितना हो जाएगा, A का मान कितना है 1.25 और माइनस का A का मान कितना है 1.1 है। तो इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहां पे 2 अंक है। दशमलव के बाद में हम कितने भी 0 आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी कि यहां से आपका डेल्टा A1 बराबर कितना आ रहा है, 0 में से 5 निकला 0 और 2 में से 1 निकला, और ये मॉड में होता है तो हमेशा संख्याएं किस में आएंगी, धन में आएंगी। 1 में से 2 निकला, कितना बचा, 1 बचा और यहाँ पे कितना बचा, 0। इसी प्रकार से अगर डेल्टा A2 निकालें तो वास्तविक मान माइनस का A2, वास्तविक मान 1.25 माइनस का A2 कितना है 1.2 है, तो इसको 20 बना सकते हैं, मॉड में रहता है। तो यहां से डेल्टा A2 का मान कितना निकल के आ रहा है, 25 में से 20 निकलेगा तो 0.05 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर A3 का मान निकालें तो A3 का मान A का मतलब 1.25 माइनस A3 कितना है 1.4 है, तो इसके आगे 0 बढ़ा सकते हैं, ये मॉड में होता है। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 40 में से 25 निकलेगा तो 0.15 आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। तो यहां से A3 का मान 0.15। इसी प्रकार से अगर A4 का मान याद करें तो 1.25 माइनस A4 का मान कितना है 1.30 है। तो यहां से अगर इसको हल किया जाएगा तो 30 में से 25 निकलेगा 0.05 हो जाएगा। तो इसकी प्रत्येक प्रेक्षण की आपकी निरपेक्ष त्रुटियां, A1 की जो निरपेक्ष त्रुटि है 0.15, A2 की निरपेक्ष त्रुटि 0.05, A3 की 0.15, A4 की 0.05। इस प्रकार से निरपेक्ष त्रुटि को आप ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला आपको ट्रिक पर बस इतना ही ध्यान देना है कि निरपेक्ष त्रुटि के लिए वास्तविक मान निकालेंगे, और वास्तविक मान कैसे निकाला जाता है, जो प्रेक्षण आपको दिया गया रहेगा उस प्रेक्षण का आप क्या निकालेंगे, औसत निकाल देंगे। ए का हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, औसत।
औसत जो ए का जो औसत आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक मान। और वास्तविक मान से प्रेक्षित मान को हम घटा देंगे, वास्तविक मान से प्रेक्षित मान को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगी, निरपेक्ष त्रुटि आएगी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक को अगला हमारा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सब कुछ नाम में स्पष्ट है। देखिए निरपेक्ष त्रुटि का मान अभी अभी हम लोगों ने इतना इतना ज्ञात किया था, और अब अगला हमारा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यानी निरपेक्ष त्रुटि तो हम जानते ही है, समझ ही गए कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है, और अब हमें इसमें आगे क्या ऐड किया है, माध्य। यानी कि इसमें हमें क्या निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य। और अभी अभी हमने माध्य निकालना आपको सिखाया कि कभी भी किसी चीज का भी माध्य निकालना हो, किसी का भी औसत, इसे औसत निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। तो यहां पे किसी भी राशि का अगर औसत निकालना हो तो उन राशियों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जितनी संख्याएं में राशियां होती हैं उतने का ही हम भाग लगा देते हैं। यानी कि अगर आपको इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना हो, अगर माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना हो, इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा ए एवरेज से, ए भी एवरेज, या इसको औसत लिख लेते हैं, औसत, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि अगर आपको डेल्टा ए औसत निकालना हो, औसत निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, आप डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, इन चारों को जोड़कर इनमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो बटे में कितना कर देंगे, 4। तो यहां से आपका डेल्टा A औसत निकल करके आएगा, औसत बराबर A1 का मान कितना है, 0.15 प्लस 0.05 प्लस 0.15 प्लस 0.05 बटे कितना करना है, 4। इन चारों को जोड़ा जाएगा तो 5 एकम 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20 की 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 0.40 बटे कितना आ जाएगा, 4। यानी कि इसको अगर काटेंगे तो 0. कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 0.1। यानी आपका डेल्टा ए औसत यानी एवरेज औसत बराबर कितना आया, 0.1। यानी कि आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना आ रहा है, 0.1। माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान आपका कितना आ रहा है, 0.1। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वह है सापेक्ष त्रुटि। वह क्या है, सापेक्ष त्रुटि। वह क्या है, सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो आपका ए औसत आया यानी डेल्टा ए औसत जो आया, इसका मतलब क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान जो आया उससे अगर हम वास्तविक मान से, वास्तविक मान ए, वास्तविक मान कितना था ए, और ए का मान अगर आपको याद हो तो ए बराबर कितना आया था, 0.25, 0 कितना आया था, 25। तो यानी कि सापेक्ष त्रुटि बराबर आपका होता है, सापेक्ष त्रुटि बराबर होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और बटे में क्या होता है, वास्तविक मान। बटे में क्या होता है, वास्तविक मान। तो यहां से अगर हम सापेक्ष त्रुटि को ज्ञात करें, सापेक्ष त्रुटि को ज्ञात करें, और सापेक्ष त्रुटि को भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। तो यहां से अगर सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करें तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना आया था, 0.1, और बटे में वास्तविक मान कितना है, 1.25। तो 1.25। अब इसका इन दोनों का अगर भाग किया जाएगा, इन दोनों का भाग करने पे जो भी मान आएगा वह क्या कहलाएगा, इसकी सापेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो इसका आप लोग भाग करके देख लेंगे, इन दोनों का भाग करके आप लोग देख लेंगे, जो भी मान आएगा उसका क्या कहलाएगा, सापेक्ष त्रुटि। इसका लास्ट पॉइंट जो है वह है प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। तो इसका लास्ट पॉइंट जो है वह क्या है, प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, सब कुछ सीक्वेंस है। सबसे पहले हम लोगों ने निरपेक्ष त्रुटि को समझा, फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि को समझा, फिर सापेक्ष त्रुटि को समझा, और फिर क्या है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं, जो आपका सापेक्ष त्रुटि आई है, सापेक्ष त्रुटि
इंटू में 100, बस उसमें हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वह क्या कहलाएगी प्रतिशत त्रुटि। सपोज कीजिए कि इन दोनों का अगर भाग किए, या हम सपोज कीजिए कि हमारी जो सापेक्ष त्रुटि आई वह कितना आ रही है 0.003। अब इसकी अगर हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है, ये क्या है सापेक्ष त्रुटि है, तो सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सापेक्ष त्रुटि से कितने का गुणा किया जाता है 100 का। तो 100 का जब गुणा किया जाएगा तो 0.2 अंक और आगे खसक जाएगा, तो 0.3, और इसको किस में प्रदर्शित करते हैं प्रतिशत में। तो यहां से प्रतिशत त्रुटि कितनी आई 0.3%। तो देखिए सब कुछ सीक्वेंस में, सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि, फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर सापेक्ष त्रुटि, फिर आपकी क्या आती है प्रतिशत त्रुटि। तो इस प्रकार से त्रुटि का जो इतिहास है वह खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।